बांग्लादेश के जिन असली हालातों के बारे में आप अभी तक नहीं जानते कि वहाँ क्या, कैसे और कब हालात इतने हिंसक बन गए कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करने में लगा। आज हर जगह इसकी अलग अलग चर्चा हो रही, लेकिन असली हालात क्या थे, कैसे ये साधारण सा दिखने वाला कोटा सिस्टम से शुरू हुआ स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतना भयानक रूप ले गया, क्यों आर्मी और पुलिस से वहाँ के हालात नहीं संभाले गए, क्यों शेख हसीना जी ने वहाँ से केवल इंडिया जाना ही सुरक्षित समझा, क्यों वहाँ की माइनॉरिटीज के साथ इतनी दर्दनाक हिंसा की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये सब करने वाले हैं कौन। और इन्हीं हालातों को देखते हुए अब बांग्लादेशी अल्पसंख्यक अपना देश छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्या हिंदुस्तान में उनको शरण दी जाएगी? डेली बांग्लादेश से जुड़ी हुई अलग अलग क्लिप्स आप तक पहुंच रही है। इनमें क्या सच्चाई है, कितना झूठ है, इन सभी के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ऊपर, जो कि रिजर्वेशन के लिए पीसफुली शुरू हुआ था। रिजर्वेशन से मतलब है कि बांग्लादेश में टोटल 56% जॉब्स फिक्स, जिसमें बांग्लादेश की फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ साथ अदर कैटेगरी के रिजर्वेशन भी शामिल है। जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब के लिए रिजर्वेशन कास्ट के आधार पर दिया जाता है, वहीं बांग्लादेश में जो मेजरली रिजर्वेशन है तो वो उनको फ्रीडम फाइटर के आधार पर मिला हुआ है। मतलब कि ओवरऑल बांग्लादेश के 56% रिजर्वेशन में से 30% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को दिया जा रहा था, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। मतलब कि पूरे प्रोटेस्ट की वजह 30% का रिजर्वेशन था। और ये प्रोटेस्ट केवल कोई आज से नहीं चला आ रहा था, पहले से चला आ रहा था, जिस पर इवन सरकार ने 2018 में सर्कुलर भी जारी किया था, जिसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जॉब्स के लिए ये रिजर्वेशन कम्प्लीटली हटा दिया गया था। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद फ्रीडम फाइटर के बच्चों ने इस पर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। फिर 5 जून 2024 को इसका रिजल्ट आता है, जिसमें कोटा सिस्टम को वापस से शुरू कर दिया जाता है। फिर इसी के आक्रोश में बांग्लादेश में फिर से ये प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इतना सा प्रोटेस्ट ये इतने हाई लेवल तक कैसे पहुंचा। तो देखिए, पहले इसकी शुरुआत केवल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से ही हुई थी। उसके बाद इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज थी तो उनका भी सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से भीड़ एकजुट होकर बहुत ज्यादा हो गई। अब देखिए, भीड़ तो बढ़ चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या वहाँ की आर्मी पुलिस से ये भीड़ कंट्रोल क्यों नहीं हुई। देखिए, सबसे पहले तो वहाँ की पुलिस ने पूरी कोशिश करी थी कि अपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ताकि जो प्रोटेस्ट चल रहा है तो पीसफुल तरीके से ही बना रहे। लेकिन जो क्राउड था वो इतना हिंसक बनता जा रहा था कि उल्टा पुलिस वालों की ही जान जाने लगी, जिसमें से कुछ तो घायल हो चुके, जिनका एग्जैक्ट डेटा तक नहीं पता है। उसके बाद आर्मी को भी वहाँ पर सिचुएशन संभालने के लिए बुलाया गया, लेकिन 250 प्लस लोगों की मौत होने की वजह से आर्मी भी इससे ज्यादा एक्शन नहीं ले सकती। और भीड़ दिन पे दिन इतना हिंसक रूप लेती जा रही थी कि आर्मी चीफ ने खुद शेख हसीना जी को रिजाइन करके देश छोड़ के जाने को कहा, क्योंकि अगले 45 मिनट और अगर वो वहाँ पर रुकती तो भीड़ इतनी हिंसक थी कि उन पर और उनके परिवार पर हमला कर देती। और उसके बाद वहाँ की आर्मी ने पूरी सिचुएशन टेक ओवर की, जब तक कि इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बन जाती। ऐसे में वहाँ की सरकार के ही खत्म हो जाने पर वहाँ के लोगों ने पार्लियामेंट को लूटना शुरू किया। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचे, जबकि बांग्लादेश खुद एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर पीएम, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा सब कुछ है। अब आ जाते हैं बांग्लादेश की माइनॉरिटीज पर, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू शामिल है। बांग्लादेश एक मेजर मुस्लिम कंट्री है, जहां पर 90% मुस्लिम है। अब ऐसे में पीएम के रिजाइन करने के बाद वहां पर रातों रात इंटरिम गवर्नमेंट बनाना संभव नहीं था, जिसकी वजह से वहां पर पावर वैक्यूम क्रिएट हुई, जिसकी वजह से लोगों के मन में कानून का कोई डर रहा ही नहीं और वो और ज्यादा हिंसक काम करने लगे, जो कि ऑफिशियली क्राइम है। वो लोग लूट, मारपीट, घरों को आग लगाना, रिलीजियस मूर्ति तोड़ना, दुर्व्यवहार करना, ऐसे सारे क्राइम करने लगे। और इन सब का सबसे बड़ा शिकार बनी वहाँ की माइनॉरिटीज, जो कि रातों रात अपना घर छोड़ के चली। लेकिन मौत इतनी ज्यादा हिंसक थी कि ना तो वो पुलिस वालों को छोड़ रहे तो ना ही आर्मी वालों को छोड़ रहे थे। और ऐसे में पूरी फोर्सेस को प्रोटेस्ट में नहीं भेज सकते, क्योंकि कुछ फोर्सेस बॉर्डर पे भी रहती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उस कंट्री पर किसी
किसी दूसरी कंट्री का कब्जा करने का डर बना रहता है। अब रिसेंटली इस पूरे पीसफुल प्रोटेस्ट से इतने हिंसक प्रोटेस्ट के पीछे एक न्यूज आर्टिकल आया है जिसमें शेख हसीना जी ने इनडायरेक्टली यूएसए को इसका जिम्मेदार ठहराया है। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ ये आपको आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, लेकिन एज अ इंडियन सिटीजन आप लोगों को एक सही जानकारी देनी जरूरी थी। बांग्लादेश शुरू से ही हमारा एक अच्छा नेबर कंट्री रहा है। बांग्लादेश के आज इन हालातों के पीछे आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि कहाँ किसको क्या एक्शन लेना चाहिए था कि वहाँ उस स्टूडेंट प्रोटेस्ट से इतनी भयानक स्थिति ना होती? कमेंट में अपने विचार जरूर रखें। जय हिंद।